स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल सिविलियंस में। आज का क्लास हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का एक अंतिम क्लास होने जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हुए अगर नहीं आ रहे हैं तो आज का क्लास में आपको काफ़ी सारी समस्याएँ हो सकती है, क्योंकि आज का क्लास पुराने क्लास से ही रिलेटेड है। क्योंकि आज हम लोग स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत स्टैटिक जीके का सारा टाइप्स का क्वेश्चन सब आज हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंतरिम सरकार। देखिए, मैं आप सबसे बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आज का क्लास पुराने क्लास से ही रिलेटेड है। नया टॉपिक कुछ बहुत ही कम है, इसीलिए पुराना वीडियो आप देखिए, तभी आज का क्लास आपको याद हो पाएगा। जैसा कि अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के बारे में हमने पिछला क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि अंतरिम सरकार का गठन, तो गठन किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा। कब? तो 1946 में। ये आपको सीधा याद रखना है। आज का क्लास कुछ समझने वाले क्लास नहीं है, यानी कि आज का क्लास जो है कुछ कंसेप्चुअल क्लास नहीं है ये। इसमें सिर्फ हम लोग आज फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो क्लीमेंट एटली के द्वारा हुआ था 1946 ईस्वी में। सीधा याद रखना है आपको। और उस समय वायसराय के पद पे कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अभी हम लोग वायसराय क्या होता है इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके जस्ट पिछला वीडियो में ये चीज़ मैंने बता रखा है अंतरिम सरकार के बारे में। वहाँ पे मैंने जस्ट बताया था, मतलब इसके वीडियो में जस्ट मैंने ये भी बताया था कि अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और उपाध्यक्ष जो रहते हैं वो रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अंतरिम सरकार में बाकी मंत्री कौन कौन थे। तो देखिए, तो सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू, ये थे प्रधानमंत्री के पद पे। सरदार पटेल, ये थे गृह सूचना प्रसारण के पद में। फिर है राजेंद्र प्रसाद, ये थे कृषि एवं खाद्य आपूर्ति के पद में, यानी कि कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री। फिर है बलदेव सिंह, ये थे रक्षा मंत्री। फिर है जॉन मथाई, ये है उद्योग मंत्री, ये थे उद्योग मंत्री। फिर लियाकत अली, ये थे वित्त मंत्री। फिर अरुणा आसफ अली, ये थे रेल मंत्री। फिर होमी जहांगीर भाभा, ये थे ऊर्जा मंत्री। फिर योगेंद्र नाथ, कानून मंत्री। राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। तो चलिए हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से ये सारे फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। आई थिंक इसमें ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को, क्योंकि सभी को याद ही है कि सबसे पहला प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। चाहे अंतरिम सरकार हो, चाहे चुनाव के बाद बना हो, पहले पद पे जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री थे। ये भी लगभग सभी को याद रहता है, तो इन दोनों को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। फिर है राजेंद्र प्रसाद, कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री। देखिए इनको कैसे याद रखेंगे, तो राजेंद्र प्रसाद है, नाम में राजेंद्र प्रसाद। तो ये देखिए यहाँ पे राजेंद्र में इसको थोड़ा सा हम अगर लास्ट वर्ड का पकड़ें तो एक इंद्र नाम करके कोई, मतलब थोड़ा इंद्र टाइप का साउंड आ रहा है, राजेंद्र। तो लास्ट में इंद्र, तो इंद्र भगवान से आप रिलेट कर सकते हैं कि इंद्र भगवान जो कि वर्षा कराते हैं, और वर्षा अगर कराएंगे तो कृषि होगा और खाद्य आपूर्ति भी होगा। तो इस तरीके से आप राजेंद्र प्रसाद को याद रख सकते हैं कि कृषि एवं खाद्य आपूर्ति के पद पे थे, यानी कि कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। क्लियर? फिर है बलदेव सिंह। तो देखिए बल है यहाँ पे, बल, तो बल रहेगा तभी किसी का रक्षा कर पाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे
बलदेव सिंह को भी याद रख सकते हैं कि ये रक्षा मंत्री थे। फिर है जॉन मथाई, तो ये थे उद्योग मंत्री। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो देखिए, तो जॉन मथाई है, तब जॉन को पकड़िए, तो जॉन ऐसा नाम लग रहा है जैसे कोई चोर हो। जैसे कि एक कहावत भी है, सुनते होंगे आप लोग, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो जॉन बनेगा डॉन कैसे? चोरी करके। तो चोरी कहाँ करेगा? तो उद्योग में करेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब में। तो इस तरीके से आप जॉन मथाई को भी याद रख सकते हैं कि ये उद्योग मंत्री के पद पे थे। फिर है लियाकत अली, तो वित्त मंत्री। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो देखिए वित्त है, वित्त मतलब पैसा, और यहाँ पे लिया है, तो हम लोग क्या लेते हैं जनरली? तो पैसा लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर है अरुणा आसफ अली, तो यहाँ पे आसफ को पकड़िए। तो आसफ यानी कि सफ़ा नहीं रहता है। साफ मतलब क्या होता है? सफ़ा, तो साफ नहीं है। कहाँ पे? साफ़ सुथरा कौन जगह नहीं रहता है? तो रेल, यानी कि ट्रेन में साफ़ सुथरा नहीं रहता है। ट्रेन जनरली मतलब गंदा ही रहता है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है होमी जहांगीर भाभा, तो होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री थे। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रह ही जाएगा, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा परमाणु विभाग से ही संबंधित हैं। उसके बाद है योगेंद्र नाथ, तो योगेंद्र नाथ में एक वर्ड छुपा हुआ है, योग। तो योग यानी कि योगा करेंगे, तो उसके लिए भी, योगा करने के लिए भी बहुत सारा नियम रहता है। तो नियम रहता है, तो वही नियम को पकड़ करके आप नियम कानून से कानून मंत्री याद रख सकते हैं। फिर है राजगोपालाचारी, तो राज करेंगे आप कब? जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लिख लेंगे, यानी कि शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तब। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर है जगजीवन राम, तो इसको आप याद रख सकते हैं, जगजीवन और जगजीवन राम है। तो राम भगवान जीवन भर क्या किए थे? श्रम किए थे। इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं। तो ये था अंतरिम सरकार के मंत्री। इतना सारा चीज़ हम लोगों ने अभी याद किया। उसके बाद है 1951 से 52 के चुनाव के फलस्वरूप, यानी कि 1951 से 52 के बीच में जो चुनाव होता है उसके फलस्वरूप जो सरकार बनता है, उस सरकार बनने के बाद, मतलब चुनाव के बाद जो सरकार बनता है, उस समय विदेश मंत्री के पद पे जवाहरलाल नेहरू और शिक्षा मंत्री के पद पे अबुल कलाम आज़ाद थे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना है हर हाल में। सीधा क्वेश्चन पूछा था कि चुनाव के बाद जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पद पे थे वो कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। और विदेश मंत्री के अगर पद में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर अंतरिम सरकार का बात करें तो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो राजगोपालाचारी ये है। लेकिन चुनाव के बाद जो सरकार बनता है उसमें अबुल कलाम आज़ाद। तो इतना सारा फैक्ट्स आपको अंतरिम सरकार के बारे में याद रखना है। तो ये हमारा अंतरिम सरकार का टॉपिक खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रेस अधिनियम। तो भारत में प्रेस का प्रारंभ 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा से किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कब? 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ से? तो गोवा से किया गया। फिर 1780 में जेम्स हिकी ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया। डायरेक्ट आपको याद रखना है सब। फिर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर 1878 में लॉर्ड लिटन नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम, और इस अधिनियम को बोला जाता है वर्नाकुलर एक्ट, लाया। अब ये क्या था वर्नाकुलर एक्ट? तो यह भारतीय भाषाओं में छापे जाने वाले अखबारों पर
लागू होता था। इसके तहत अखबार छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी। देखिए, ये जो वर्नाकुलर एक्ट है, ये भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला एक अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू इस एक्ट के तहत वर्नाकुलर एक्ट के तहत क्या होता था, भारतीय भाषा में जो भी अखबार छपता था तो उसको छापने से पहले अंग्रेजों का आदेश लेना पड़ता था, जिस कारण से वर्नाकुलर एक्ट को भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम कहा गया था। तो इतना आपको याद रखना है। ये कब आया था? 1878 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो इसमें से यही इंपॉर्टेंट है कि वर्नाकुलर एक्ट किनके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्लियर? उसके बाद लॉर्ड रिपन, उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। ध्यान दीजिए, यहाँ लिटन है, यहाँ रिपन है। तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रेस अधिनियम कब प्रारंभ होता है? 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा। किस जगह से? तो गोवा से। देखिए, जब हम समअप कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो आप भी थोड़ा रिपीट कीजिएगा अपने आप ही, यानी आपको भी साथ में ही बोलना है, ताकि आपको भी चीज़ें यहीं पे याद हो जाए। तो देखिए, प्रेस अधिनियम भारत में प्रेस का प्रारंभ कब होता है? तो आंसर दीजिएगा खुद, 1556 ईस्वी में। कहाँ से? तो गोवा से। उसके बाद 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का सबसे पहला अखबार प्रकाशित किया था। उस अखबार का नाम क्या था? तो बंगाल गजट। ये क्वेश्चन यहाँ से आउट किए। फिर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको सीधा पढ़ लीजिए। फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर एक्ट। इस एक्ट में क्या होता था? तो इसमें भारतीय भाषाओं में जो अखबार छपता था उसको छापने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना पड़ता था। क्लियर? उसके बाद आए लॉर्ड रिपन, जो इस एक्ट को यानी कि वर्नाकुलर एक्ट को दिए समाप्त करके। इतना आपको याद रखना है प्रेस में। तो ये प्रेस अधिनियम भी हमारा खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसमें सारा एफर्ट आप ही को लगाना पड़ेगा। इसको कैसे भी करके आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें ना ही कुछ समझने वाली बात है और ना ही कुछ रिलेटेड चीज़ है। इसको सीधा आपको रटना ही पड़ेगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय क्या होता है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आते हैं तो आने के साथ ही अपना व्यापार वगैरह शुरू कर देते हैं। सारा कहानी मैं बता रखा हूँ, यहाँ पे एकदम शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब अंग्रेज अपना व्यापार शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो शुरू करते हैं वो बंगाल वाले सेक्टर से करते हैं, बंगाल प्रांत से। तो देखिए, अगर ये व्यापार शुरू कर रहे हैं तो कोई पद पे रहना चाहिए इस व्यापार को संभालने के लिए। तो उसको बोला गया गवर्नर। क्लियर है? अब जब अंग्रेजों का कब्जा धीरे धीरे पूरा भारत में होता गया, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से वो अवध, हैदराबाद यानी कि धीरे धीरे करते प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध जीत करके पूरा भारत में कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेज सबसे पहले जब बंगाल में अपना व्यापार वगैरह शुरू करते हैं तो उस व्यापार को संभालने के लिए जो सबसे बड़ा पद होता है उसको बोला गया गवर्नर। फिर जब अंग्रेजों का कब्जा धीरे धीरे फैलता गया तो बंगाल से जैसे ये मद्रास की ओर ट्रांसफ़र होने लगे, यानी कि इतना दूर तक फैल गया। ये भारत का मैप है, ऐसा समझ लीजिए। तो जैसे बंगाल से धीरे धीरे अंग्रेजों का जो व्यापार वगैरह है वो मद्रास वाला एरिया में इतना दूर फैल गया। तो चूँकि अब क्षेत्र बड़ा हो जा रहा है तो गवर्नर का जो काम है वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसी को बोला गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। देखिए, काम एक ही हो रहा है, बस नाम अलग अलग हो रहा है और कुछ नहीं। क्लियर है? देखिए, ये भारत है।
अंग्रेज़ सबसे पहले बंगाल वाले जगह में आते हैं, व्यापार करते हैं। तो यहाँ का जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं, एक शाही अधिकारी जो होता है यहाँ का, यानी बंगाल का, इस बिजनेस को संभालने के लिए उन लोग का, तो उसको उस पद का नाम रखा गया गवर्नर। और फिर जैसे जैसे अंग्रेज़ों का कब्जा बम्बई वाले एरिया में, फिर मद्रास वाले एरिया में हुआ, तो इस सब तीनों को मिला करके बोला गया गवर्नर जनरल। और फिर जब अंग्रेज़ों का कब्जा पूरा भारत में हो गया, उसके बाद बोला गया, मतलब सेम पद को बोला गया भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो बस अभी आपको फ़िलहाल इतना ही समझना है। क्लियर है? तो आइए अब इधर देखते हैं, हम लोग इधर याद करते हैं। तो सबसे पहले बंगाल में अंग्रेज़ों का व्यापार शुरू होता है। तो बंगाल का जो व्यापार को संभालने के लिए जो सबसे बड़े अधिकारी बने थे वो थे सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाए। तो बंगाल का गवर्नर सबसे पहले, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर सबसे पहले कौन बनते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोला जा रहा है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं। तो देखिए, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर अगर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल का वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि अंग्रेज़ों का व्यापार अब बढ़ चुका है। तो सेम अधिकारी है लेकिन अब काम बड़ा करना है, तो पद का सिर्फ नाम चेंज किया जा रहा है, नाम रखा गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत का पहला वायसराय, ध्यान दीजिए यहाँ पे वायसराय आया है शब्द। तो 1857 की क्रांति के बाद यही जो गवर्नर जनरल का जो पद है ना, इसी को सिर्फ नाम चेंज किया गया और कुछ नहीं, बस। तो गवर्नर जनरल का ही नाम चेंज करके वायसराय रखा गया। क्लियर है? तो भारत का सबसे पहला जो वायसराय बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय तो माउंटबेटन। फिर स्वतंत्र भारत का, देखिए अब देश आज़ाद हो चुका है, तो स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम गवर्नर जनरल ये भी माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन कौन? भारतीय। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि ये भारतीय रहते हैं, तो इनका नाम क्या है? तो राजगोपालाचारी। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इतना सारा फैक्ट्स आपको गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में याद रखना है। तो देखिए, गवर्नर जनरल, वायसराय ये सब सेम ही पोस्ट है, इसमें ज़्यादा आपको पगलाना नहीं है। छोटा वाले एरिया में गवर्नर, थोड़ा सा बड़ा हो गया शासन, मतलब बंगाल, जैसे कि देखिए बंगाल वाला एरिया था, केवल गवर्नर का लाया। बंगाल, इधर बम्बई, इधर मद्रास, तीनों प्रांत मिलाकर जो सबसे बड़े अधिकारी बने वो कहलाए गवर्नर जनरल। और फिर जब पूरा भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, पूरा भारत में इन लोग का व्यापार स्थापित हो गया, तो पूरा भारत का जो पद संभालने वाले हो गए, व्यापार का पद संभालने वाले हो गए, यानी कि सबसे बड़े अधिकारी हो गए, या फिर सबसे बड़े टॉप में जो भी बोल दीजिए, उनका नाम रखा गया वायसराय या फिर भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के बाद वही पोस्ट सेम है, खाली नाम चेंज है, वायसराय बोला गया। तो इसको आपको कैसे भी करके याद रख लीजिए। अब हम लोग एक एक गवर्नर के बारे में, या फिर गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरा हिस्ट्री में हम लोग एक एक करके पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो एक जगह में कलेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से देखते हैं
और चीज़ें याद करते हैं। तो सबसे पहले हैं रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना है। तो देखिए, जब बंगाल विभाजन में आप सबको बता रहा था तो मैंने बता दिया था कि भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है। सॉरी, बंगाल विभाजन नहीं, जब मैं प्लासी का युद्ध आप लोगों को समझा रहा था तब का बात है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होता है? तो ये होता है आपका 1757 ईस्वी में। तो 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद भारत में सॉरी बंगाल में द्वैत शासन किस तरीके से प्रारंभ होता है, ये मैंने आप सबको पुराना वीडियो में बता रखा है। तो वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पूरा का पूरा, मतलब मेरा जो वीडियो है 1 से लेकर 10 तक मैंने टोटल 10 वीडियो अपलोड कर रखा है। शुरू से जो वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स। तो इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1772 से 1785 तक रहता है। इसके समय क्या क्या होता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट और प्रथम आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध। तो ये आपको याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था और प्रथम आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध हुआ था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, ये मैसूर नहीं, केवल प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। मैं आपको PDF सुधार के दे दूंगा, यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा केवल। हाँ, आप सबको याद होगा जब मैंने मराठा साम्राज्य पढ़ा रहा था तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में हुआ था। और ये जो समाप्त हुआ था ये युद्ध, ये हुआ था सालबाई संधि के तहत। सालबाई संधि के तहत, ये आपको याद रखना था। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। और अगर आप सबको याद आ रहा होगा तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? तो ये हुआ था हैदर अली के द्वारा, और इसमें हैदर अली मारा गया था। और संधि कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। तो जो लोग ये वीडियो देखा है उनका इस क्लास में अच्छा से ये सब रिवीजन हो रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक फैक्ट्स है यहाँ पे कि इसी के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इसको अभी आप सीधा याद रख लीजिए। ये क्या है? ये चीज़ आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी का चीज़ है ये रेगुलेटिंग एक्ट। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रख लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में आया था, उस समय वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। तो इसमें भी आपको सीधा याद रखना है कि नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है और अस्थाई बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही लाया गया था। तो कब लाया गया था? तो ये डेट भी आपको याद रखना है कि 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त क्या है ये अभी आज ही की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा आगे थोड़ा देर बाद। फिर है लॉर्ड वेलेस्ली, तो 1798 से 1805 में। ये ईस्वी आपको याद नहीं रखना है, सब सीधा सीधे फैक्ट्स याद रखना है कि जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, इनको नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है। और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखते हैं। तो इसने सहायक संधि लाई, पर ये भी हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस कर लिया था कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया जाता है और इसको अपनाने वाले सबसे पहला राज्य जो था वो हैदराबाद था और इसे बंगाल का शेर कहते हैं और इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। सारा फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लाया और सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य हैदराबाद बना। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया जाता है। कहाँ पे? तो बंगाल में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉर्ड
हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 से 1823। तो इसके समय नेपाल युद्ध हुआ। इम्पोर्टेंट है, नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ और इसने सुंगोली की संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करवाया। ये सुंगोली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हुआ क्या था, तो देखिए सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी में ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच हस्तांतरित की गई थी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच का जो वर्तमान बॉर्डर है, सिंपल सा समझ लीजिए, ये बॉर्डर डिसाइड किया गया था सुंगोली की संधि के तहत। क्लियर? सुंगोली की संधि के तहत। ये संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1816 ईस्वी में। किन के बीच, तो ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच। ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच। क्वेश्चन सीधा इस तरह से पूछा था कि सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी में ब्रिटिश और डैश यानी कि खाली स्थान के बीच हस्तांतरित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा गोरखाओं के बीच। क्लियर है? उसके बाद इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर ही सर्वप्रथम शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था कि इसने सारे कुप्रथाओं को ख़त्म किया था, जैसे कि सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु हत्या, इस सब पर प्रतिबंध किया गया था। अगर आप पुराना वीडियो देखें तो कमेंट में एक आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था और किनके द्वारा किया गया था, कौन सहयोग किए थे, इनके बारे में अगर आप वीडियो देखें, आपको अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी तो इसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रख लेना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसने 1848 में राज्य हड़प नीति लाया। राज्य हड़प नीति, और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को हड़प लिया। ये चीज़ भी हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ लिया था। तो डलहौजी के बारे में 3 फैक्ट्स। आधुनिक भारत का जनक लॉर्ड डलहौजी 1848 में राज्य हड़प नीति लाया, और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो सतारा। क्लियर है? उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। तो इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। फिर इलाहाबाद की संधि भी होता है, और इलाहाबाद की संधि के तहत क्या डील होता है, तो डील कुछ नहीं होता, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आया हुआ है। तो लॉर्ड कैनिंग याद रखना है, 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय प्रारंभ हुआ, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इलाहाबाद की संधि होता है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद है लॉर्ड मेयो। तो इसके समय में सबसे पहली बार जनगणना प्रारंभ हुआ, लेकिन ये जनगणना जो था ये पूरी तरीके से नहीं हो पाया, यानी कि ये अधूरी रह गया। अब पूरा किन के टाइम पे हो पाया, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहली बार पूर्ण जनगणना हुई 1881 में। यह भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए लॉर्ड मेयो, तो इसमें याद रखना है कि सबसे पहला जो जनगणना हुआ था, सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था वो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन ये अधूरी था, तो अधूरा था ये। फिर है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इसने सिविल सेवा की आयु, तो सिविल सेवा परीक्षा वर्तमान में जो यूपीएससी है, उस समय आईसीएस परीक्षा हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो इंडियन सिविल सर्विस की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से हटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। और इसने भारतीय प्रेस का गला दबाने वाला जो अधिनियम था वो वर्नाकुलर एक्ट था,
ये भी लाया था। तो वर्नाकुलर एक्ट के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसमें क्या होता था, तो जो अखबार सब होता था अगर उसको भारतीय भाषा में छपना है तो अंग्रेज़ों से ही परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, तो ये था लॉर्ड लिटन। इसमें सिर्फ एक फैक्ट्स कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसका जो उम्र है यानी आयु उसको 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया, यानी कि एज को घटाया गया। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। तो देखिए लॉर्ड लिटन ने जो जो गलती किया उसको सुधारने वाले कौन थे, लॉर्ड रिपन। तो इसने लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटाइए, सिर्फ वर्नाकुलर एक्ट को याद रखिए। वर्नाकुलर एक्ट को दिया समाप्त करके और सिविल सेवा की आयु को 19 से वापस कर दिया 21 वर्ष। यानी कि लॉर्ड लिटन जो काम किया सेम काम लॉर्ड लिटन ने किया, लेकिन लॉर्ड लिटन के अपोजिट। क्लियर है। और इसके समय में 1881 में, ये ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है, 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के समय में ही। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ईस्वी में ही पूछेगा कि पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई, तो आपको ये ईस्वी याद रखना है 1881 में। फिर शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का उद्धारक। तो देखिए क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अभी लॉर्ड रिपन को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो लॉर्ड लिटन, सॉरी इससे पहले ये देख लेते हैं लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन क्या करते हैं, सिविल सेवा की आयु की परीक्षा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद सॉरी सिविल सेवा की परीक्षा नहीं, सिविल सेवा की आयु, यानी कि जैसे कि वर्तमान समय में आप अभी डीएम 21 साल में बन सकते हैं। तो डीएम बनता है यूपीएससी के थ्रू। इसका जो मिनिमम एज रहता है वो 21 ईयर रहता है। तो उसी तरीके से उस समय लॉर्ड लिटन क्या कर दिया कि सिविल सेवा की आयु को 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। और इसके अलावा वर्नाकुलर एक्ट भी लाया गया था। अभी मैंने बताया वर्नाकुलर एक्ट के बारे में। और ये गलती को कौन सुधारता है, तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, वापस से सिविल सेवा की आयु को 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया और वर्नाकुलर एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया। तो इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और एक यहाँ भी 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई। शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। ये इंपॉर्टेंट है। फिर है लॉर्ड डफरिन, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं जब आपको कांग्रेस पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया था। इसने कांग्रेस की मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा है। कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन याद रखना है आपको। फिर है लॉर्ड कर्जन, इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। मैंने बंगाल विभाजन के बारे में अलग ही वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। फिर है लॉर्ड मिंटो सेकेंड, तो इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जस्ट 1 या 2 वीडियो पीछे चल जाइए, आपको मुस्लिम लीग के बारे में पूरी वीडियो मिल जाएगी। फिर है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और 1 जनवरी 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया, जिसके बाद इसके समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है, तो 1914 से 1918 तक। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ, और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं आप कि बंगाल विभाजन हो रहा है तो बहुत पैसा लगा होगा, यानी कि पैसा इतना लगा होगा कि लोग कर्जा ले लेके बंगाल विभाजन किया होगा अंग्रेज सब। इस तरीके से आप छोटा मोटा ट्रिक लगा सकते हैं। तो कर्जा से कर्जन और बंगाल विभाजन को रद्द करना बहुत हार्ड काम था उस समय, तो लॉर्ड हार्डिंग, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है लॉर्ड रीडिंग,
1921 से 1926। तो चौरी चौरा कांड इसी के समय हुआ था। फिर है भारत में पहली बार ICS की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहली बार जो इंडियन सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पे होता है, तो इलाहाबाद में होता है। क्लियर है? कब होता है ये ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है, 1922 में। फिर लॉर्ड इरविन, तो इसके समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो लंदन में। गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो में बता रखा है। फिर लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, तो इसके समय में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। अब ये सांप्रदायिक पंचायत यानी कि दलितों के लिए अलग क्षेत्र का बात किस तरीके से होता है, इसमें गांधी जी कैसे विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसके बारे में भी मैंने अच्छी तरीके से आप सबको पढ़ा रखा है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके समय भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, ये आपको याद रखना है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत से वर्मा यानी कि म्यांमार को अलग किया गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, म्यांमार को अलग कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड लिनलिथिगो, तो इसके समय पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। तो पहली बार प्रांतीय चुनाव, और प्रांतीय चुनाव में हुआ क्या था? तो 10 ठों में से 8 राज्य में केवल कांग्रेस की सरकार बनी थी, केवल कांग्रेस की सरकार बनी थी, और केवल 2 राज्य में पंजाब और सिंध प्रांत में, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ये चीज़ भी मैंने आपको बता रखा है। तो पहली बार प्रांतीय चुनाव होता है 1937 ईस्वी में, और इसी के समय द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 ईस्वी से 1945 तक चलता है। फिर है लॉर्ड बेवेल, तो इसके समय में शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, संविधान सभा, इतना सारा काम हुआ था और एक ही के बारे में मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। फिर है लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे। बस इतने पढ़ के ख़त्म कीजिए इसको। फिर है सी राजगोपालाचारी, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बस ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस का अधिवेशन। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को भी। तो सबसे पहला है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो देखिए कांग्रेस के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा रखा हूँ कांग्रेस के बारे में। और यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कांग्रेस का कितना सारा अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि वंदे मातरम सबसे पहली बार कहाँ पे गाया गया था? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। और ये जो वंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ये पुस्तक का जो नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। फिर है 1905 का बनारस अधिवेशन। तो इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था, और इसका जो रचयिता है यह है रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया, लेकिन 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ इसमें राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन इसको गाया गया। वंदे मातरम का जो पुस्तक है, मतलब ये जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, और जो राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इस गान के रचयिता। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा हूँ। यहाँ भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं।
तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए। ये चीज़ मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बता रखा है पिछला वीडियो में, देख सकते हैं आप। साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और इसी सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। फिर दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। तो देखिए यहाँ पे, तो इतना कहानी तो मैं आपको पिछला वीडियो में बता रखा हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे। ये भी हालांकि मैं आपको गांधी जी जब मैं पढ़ा रहा था इंट्रोडक्शन पोर्शन, तब मैं बता रखा हूँ कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो सबसे पहले 1916 का लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, ना कि अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है। फिर है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती, एक साथ होगा यहाँ पे, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई और यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सीधा याद रख लेना है कि 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर है 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। ये भी मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। यानी कि महात्मा गांधी कांग्रेस के इस अधिवेशन का एकमात्र देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के इस एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। क्लियर है। देखिए अभी मैंने पीछे क्या पढ़ा, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें महात्मा गांधी केवल सदस्य के रूप में शामिल थे। इसका अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। गांधी जी इसमें अध्यक्षता नहीं किए थे। लेकिन 1924 का जो बेलग्राम अधिवेशन है इसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। बस ये अंतर है दोनों में। उसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। और ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। नोट में है सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। कहाँ की राज्यपाल? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो सरोजिनी नायडू के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू कौन सा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। और ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा हूँ कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का किस चीज़ का मांग रहता है? अगर आप मेरे वीडियो देखें लगातार तो आपको पता होगा कि नेहरू जी का जवाहरलाल नेहरू का मांग रहता है पूर्ण स्वराज। क्लियर है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या मांग था? पूर्ण स्वराज। तो उन्होंने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की और इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ये चीज़ मैंने आप सबको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। उसके बाद है 1931 का कराची अधिवेशन। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। बस इतनी याद रखिए कि सरदार पटेल के द्वारा किया गया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग किया गया। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि 1931 का जो कराची अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें मूल अधिकार का मांग किया गया था। फिर है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन।
देखिए मूल अधिकार क्या है, थोड़ा सा ये तो ये पॉलिटी का चीज़ है, और पॉलिटी में मूल अधिकार के बारे में पूरी क्लास अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब 1938 का हरिपुरा जो कि गुजरात में है, तो हरिपुरा अधिवेशन, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई और इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। सीधा याद रखना है आपको। देखिए आज का क्लास इसी तरह है, सारा चीज़ फैक्चुअल है। आज हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, और स्टैटिक जीके में आपको याद करना ही पड़ेगा, कहानी इसमें नहीं मिलता है। तो क्लियर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा क्वेश्चन आउट होगा। तो उसके बाद है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि दो बार लिखा गया है, महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिए। इनके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। देखिए गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना, क्योंकि गांधी जी थे नरम दल के और पट्टाभी सीतारामैया भी थे नरम दल के, और सुभाष चंद्र बोस ये थे गरम दल के, जिस कारण से महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। और इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो गया था। ये चीज़ भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता दिया हूँ पिछला वीडियो में। फिर है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, झारखंड का रामगढ़ में, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया, जो सबसे लंबे समय कब से कब तक, तो 1940 से 46 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। तो अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, अबुल कलाम आज़ाद, तो ये भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। और अगर अंतरिम सरकार का सबसे पहला शिक्षा मंत्री पूछे तो राजगोपालाचारी। क्लियर है। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और 1940 ये जो ईस्वी है ये भी आपको याद रखना है कि रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, क्योंकि ये झारखंड के जीके में आपसे सीधा सीधी पूछ सकता है ईस्वी के साथ। एक बार हम लोग समाप्त करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन टू शुरू से। तो देखिए सबसे पहले 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें सबसे पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया। राष्ट्रगीत किनके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कौन सा पुस्तक में, तो आनंद मठ में। फिर 1905 का बनारस अधिवेशन, इसमें स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें सबसे पहली बार राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है उसको गाया गया था, और जनगण मन के जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। फिर होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार के द्वारा किया जाता है, और गांधी जी इसमें केवल एक मेंबर बन के गए थे। उसके बाद 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, तो इसमें इसकी जो अध्यक्षता है वो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। फिर 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, तो ये महात्मा गांधी मतलब ये इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। फिर होता है 1925 का कानपुर अधिवेशन, इसका जो अध्यक्षता है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाता है। तो सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की, और पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर होता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी।
पूर्ण स्वराज की हाँ ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। फिर 1931 का कराची अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है और इसमें मूल अधिकार का मांग किया गया था। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना भी किया गया था और इस समिति का जो अध्यक्ष पद पे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर होता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, मध्य प्रदेश का एक जगह है त्रिपुरी। तो यहाँ पे अध्यक्ष पद को लेकर के सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी के बीच एक विवाद हो जाता है। क्यों होता है ये स्टोरी मैंने आपको बताया था पुराना वीडियो में भी और थोड़ा सा अभी भी बताया। उसके बाद 1940 का रामगढ़ अधिवेशन होता है, इसका जो अध्यक्षता है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पे बने रहे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है भूमि सुधार कानून। देखिए, तो अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ का ध्यान रखते हुए कानून बनाए थे। देखिए, भूमि सुधार कानून के बारे में और भूमि संबंधी कानून के बारे में हम लोग का जो झारखंड जी के, जिसमें हम लोग को CNT और SPT एक्ट को पढ़ना है। तो CNT और SPT में हम लोग इसको बहुत ही डिटेल्स में चर्चा करेंगे और CNT का जो वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल पे आने लगी है और CNT एक्ट का जो पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, CNT और SPT एक्ट, वो आपको हमारे अमित सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो हम लोग यहाँ पे भूमि सुधार कानून के बारे में उतना ही डिस्कस करेंगे जितना यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है स्थायी बंदोबस्त। तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1973 में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, 1973 नहीं 1993 होगा, सॉरी 1900 नहीं 1793 होगा। ये मैं आपको PDF में सुधार करके दे दूँगा, 1793 होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया और यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू था। यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि स्थायी बंदोबस्त किन के द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, सीधा आपको याद रखना है। उसके बाद ये ईस्वी भी आपको याद रखना है कि कब लाया गया था, तो 1793 में। अब इसमें होता क्या था, थोड़ा सा बेसिक में डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए इसमें होता क्या था। तो इसमें ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो ज़मींदार को दे दिया गया था। यानी कि जैसे कि मान के चलिए ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन पर जो मालिकाना हक है वो रहता था ज़मींदार के पास। कोई इसका ज़मींदार होगा, ज़मींदार के पास। अब ज़मींदार क्या करता था, देखिए ज़मींदार क्या करता था, तो अंग्रेज इस भूमि पर टैक्स जितना लगाता था, इस भूमि पर जितना भी टैक्स लगाता था, मान के चलिए 110 रुपया अंग्रेज टैक्स लगाया, तो ऐसा समझिए, ठीक है 110 मान लीजिए, 110 रुपया मान के चलिए अंग्रेज इस भूमि में टैक्स लगा दिया, इस भूमि में। तो इस 110 रुपया का अंग्रेज टैक्स क्यों लगा रहे हैं, खेती करने के लिए। यानी कि जो भी किसान इस भूमि में फसल उगाता था या अपना खेती करता था, तो उन किसानों पर अंग्रेज मान के चलिए 110 रुपया अगर टैक्स लगा दिया, तो इस 110 रुपया में से 100 रुपया अंग्रेज खुद रख लेता था और जो बचा 10 रुपया वो ज़मींदार रख लेता था। फिलहाल आपको इतना ही समझना है यहाँ पे। तो यही है आज ज़मींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। क्लियर है। तो देखिए, तो इसमें ज़मीन का मालिकाना हक ज़मींदार को दे दिया गया
और अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे उस कर के 11 में से 10 भाग अंग्रेज ले लेते थे। यानी कि ये ज़मींदार है, अगर अंग्रेज इसमें 110 रुपया अगर मान के चलिए टैक्स लगा रहा है तो इस 110 में से 100 रुपया अंग्रेज रखता था और जो बचा 10 रुपया वो ज़मींदार रखता था। जबकि वही लिखा है 11 में से 10 भाग अंग्रेज ले लेते थे, जबकि 11 में से 1 भाग ज़मींदार रखते थे। और ज़मींदारों को इतना सारा जो हिसाब किताब है पैसा वगैरह टैक्स वगैरह का, ये सूर्यास्त से पहले मतलब पूरा कर देना होता था। ज़मींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था, अतः इसे सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। तो इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आउट करते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त किनके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब आया था? तो 1793 ईस्वी में। ये ईस्वी यहाँ पे गलत है, इसको मैं सुधार दूंगा। और ये कहाँ पे लागू था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये वाला इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। और ये भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था और इसको सूर्यास्त कानून भी बोला जाता है। इतना स्टोरी ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। उसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें क्या होता था? तो पहले इसका बेसिक फैक्ट्स है। तो इसे टॉमस मुंड्रो ने 1820 में लाया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये मुंबई, मद्रास और असम में लागू था। यह भारत के कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक किसानों का था। किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त में जो मालिकाना हक है वो किसके पास रहता था? तो ज़मींदारों के पास। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मालिकाना हक है वो किसानों के पास ही है। और किसानों को किसान जितना भी फसल उगाता था उसका 35 से 55% तक का टैक्स, यानी कि किसानों पर जितना भी कर था उसमें से 35 से 55% तक का टैक्स के रूप में किसानों को देना पड़ता था। किनको? अंग्रेजों को। क्लियर है? किसानों को अपना उपज का जितना भी उपज हुआ और उस भूमि में जितना भी टैक्स था उस टैक्स का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में जाता था। क्लियर है? उसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसे विलियम बेंटिक ने 1833 ईस्वी में लाया और ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू था। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें ज़मीन का मालिकाना हक गांव का होता था। देखिए, उसमें किसान पर था, यानी कि सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारों को दिया गया मालिकाना हक, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को दिया गया और फिर महलवाड़ी व्यवस्था में मालिकाना हक गांव को ही दे दिया गया। और गांव का मुखिया इसका होता था हेड। और गांव का जो मुखिया होता था तो गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। क्लियर है? तो स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें मालिकाना हक किसानों को था और किसान का जितना भी उपज होता था उपज का जो टैक्स देना पड़ता था 35 से 55% तक देना पड़ता था। और महलवाड़ी व्यवस्था ये लाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा 1833 ईस्वी में। ये पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लागू था और यह भारत के 30% क्षेत्र पे लागू था। इसमें मालिकाना हक किसका था? गांव का, गांव के मुखिया का। गांव का मुखिया कुल उपज का कितना टैक्स देता था? 60% तक टैक्स देता था। उसके बाद है एक रिमार्क करके, सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त में था और सर्वाधिक क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी लागू थी, जबकि टैक्स की सर्वाधिक मात्रा महलवाड़ी में था। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो महलवाड़ी व्यवस्था में सबसे अधिक टैक्स था, कितना था? तो 60%। लेकिन सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त था। उसको सूर्यास्त कानून भी बोला गया था
उसमें सारा हिसाब किताब आपको सूर्यास्त से पहले ही सारा क्लियर करके रखना पड़ता था, इसीलिए। तो ये था हमारा टॉपिक स्थायी बंदोबस्त, जो कि ख़त्म होता है। भूमि सुधार कानून, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग इतने पढ़ते हैं। बाकी भूमि सुधार से संबंधित जितना भी कानून है झारखंड जीके में CNT SPT, वहाँ पे डिटेल्स में हमारे अमित सर के द्वारा आप सभी को पढ़ाया जाएगा। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, ये है प्रमुख नारा तथा व्यक्तित्व। तो इसमें सीधा सीधे आपको याद रख लेना है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सारे जहाँ से अच्छा, ये था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामा लाल गुप्ता। वेदों की ओर लौटो, तो ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। दयानंद सरस्वती का कहना था वेदों की ओर लौटो। जय जगत किनका था? जय जगत किनका नारा था? विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत का आखिरी कील साबित होगी, तो ये लाला लाजपत राय। सारा चीज़ मैंने बता रखा है आपको। फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तो ये था प्रमुख नारा, सारा आपको याद रख लेना है। उसके बाद है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तो किसने कहा था दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ा रखा था, सुभाष चंद्र बोस का, जो मैं आज़ाद हिंद फौज आपको पढ़ा रहा था तब। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस। फिर जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हम घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये भी कथन किनका है? महात्मा गांधी का। फिर आराम हराम है, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। फिर पूर्ण स्वराज, ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगर भारत मर जाता है तो कौन जिंदा बचेगा? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई। फिर समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया है। फिर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये है भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र का कथन। फिर जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। तो ये आपको सीधा याद रख लेना पड़ेगा। और इसी तरह से एक और फैक्ट है हमारा, कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ। तो कांग्रेस के बारे में किन किन लोगों का, मतलब कौन कौन से लोगों का क्या क्या मत है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, ये कहना है लॉर्ड डफरेन का। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। देशद्रोही संगठन कांग्रेस, ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। फिर कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, तो ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाले संगठन है, बरसाती मेढक की तरह टट्टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक जी का गाना है ये। फिर एक कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, ये कथन है लाला लाजपत राय का। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, ये अश्विनी का कथन है। और कांग्रेस में लोग केवल यातना यानी कि विनती करते हैं, यह है विपिन चंद्र पाल का कथन। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, तो यह है फिरोज शाह मेहता। फिर मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देनी चाहिए, महात्मा गांधी का कथन है ये सारा। तो ये था आज का हमारा क्लास। यहाँ पे हम लोग का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होता है। आधुनिक भारत का इतिहास पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग हिस्ट्री को शुरुआत से शुरुआत करेंगे, यानी कि प्राचीन इतिहास से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।